हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? हम लोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को डिस्कस कर रहे थे और अब तक जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया वो एक तरह से थियोरेटिकल पोर्शन था कि कैसे स्टार्ट होता है, उसके अंदर फंक्शनिंग क्या है। अल्टीमेटली जो भी थियरी होता है उसको अप्लाई करना रहता है। तो अब हम लोग जो है एप्लीकेशन के साइड में मूव कर रहे हैं, तो उसमें देखते हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट। सी, अगर मैं एक सिंपल सर्किट बना दूं, ठीक है, और ये हमारा है रजिस्टर, ये है बैटरी, सो दिस इज प्लस एंड दिस इज माइनस। हो क्या रहा है? करंट इसमें से ट्रांसफर होता है और यूटिलाइज कहां पे होता है? यहां पर। तो अगर मैं जो भी एनर्जी बन रहा है उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है? जो भी करंट के थ्रू, यानी कि जो ये बैटरी, मान लीजिए बैटरी है, आई थिंक बैटरी का तो फंक्शनिंग पता ही होगा आपको, पता होना चाहिए। बेसिक चीज आप ऐसे समझो, बैटरी में एक है आपका प्लस, एक है आपका माइनस। माइनस वाला साइड क्या होता है? जिसको बोलते हैं एनोड, और दूसरा होता है आपका कैथोड, जहां पे कम रहता है। एनोड शब्द एन से बना हुआ है, मतलब अप साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैथोड शब्द कैथ से बना हुआ है, जो डाउन साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बीच में होता है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट काम क्या करता है? इसके साथ रिएक्ट करता है। क्या होता है ये? इलेक्ट्रोलाइट। और साथ में एक तरह से आप कह सकते हो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कह लो। एक ऐसा मेम्ब्रेन होता है जो सिर्फ और सिर्फ आयंस को तो अलाउ करता है मूव करने को। सिर्फ और सिर्फ मेटल आयन या जो भी आयंस है उसको तो अलाउ करेगा मूव करने से, लेकिन इलेक्ट्रॉन को मूव करने का अलाउ नहीं करता। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन ऐसे, यहां पे इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ठीक है, ये इधर से इधर जाना चाहते हैं, ये नहीं जा सकते, लेकिन जो मेटल आयंस है उनको इधर भेज देंगे। तो अब इलेक्ट्रॉन के पास एक ही रास्ता हुआ जाने का, इधर से, है ना। इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव किया और हमारा जो है पावर से यहां से चार्ज मूव करता है, जो हम लोगों ने कई बार डिस्कस कर रखा है। सी, इसको बताने का पर्पज यही है कि क्लियर कट विजुअलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से चार्ज मूव करता है, ये मूव करेगा, इतने इलेक्ट्रॉन जो है पुश करता है। अब इसका अप और डाउन का मतलब क्या है? देखो, कोई भी चीज अगर फ्लो होता है तो उसका रीजन होता है कि वो, जैसे वाटर ही ले लो। अब वाटर एट हायर लोकेशन, यहाँ पे पानी भरा पड़ा है, यहाँ पे कम है लोअर में, तो पानी हमेशा ज्यादा से कम की तरफ ही मूव करेगा। या किसी भी चीज के फ्लो होने का कंडीशन वही होता है कि हाई से लो की तरफ। यहाँ पे एनोड का मतलब हाई, अप। किस कंटेक्स्ट में बता रहा है? इसका रेफरेंस क्या है? इलेक्ट्रॉन। अगेन, ये इस इलेक्ट्रॉन को कोई और रास्ता मिल नहीं रहा है, इसको इधर से जाने नहीं दिया जा रहा है, इस तरीके से मेम्ब्रेन लगा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ जो भी मेटल आयन है वो छूट के जो है इधर जा रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। यहां पे हम लोग क्या करते हैं? यूटिलाइज कर देते हैं। तो समझो, कंटिन्यूअस एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए दे हैव टू रिएक्ट कंटिन्यूअसली, है ना। कंटिन्यूअसली रिएक्ट करेंगे केमिकल, जब तक इनके पास सब्सटेंस है, रिएक्टेंट सब्सटेंस, तब तो रिएक्ट करेंगे। जब ये खत्म हो जाएगा तो बैटरी खत्म। नाउ, तो अब आगे समझते हैं इसमें। जो भी एनर्जी सप्लाई हुआ वो टू वेज से यूटिलाइज होता है। टू वेज यूटिलाइजेशन, दो तरीके से यूटिलाइज होता है। नंबर वन, एक तो यूजफुल वर्क में। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए फैन लगा हुआ है, तो फैन हमें क्या कर रहा है? हवा दे रहा है, यूजफुल वर्क हो रहा है। लाइट ये भी हमें रोशनी दे रहा है, यूजफुल वर्क में जा रहा है। और अगर आप चाहो कुछ और भी लगा दो, जैसे मान लीजिए रेफ्रिजरेटर ही लगा दो, हमारे लिए, हम जो हमें काम चाहिए वो कर रहा है।
या कोई मोटर लगा दो जो पानी वानी ऊपर करता है। तो यूजफुल वर्क तो ये हो गया, लेकिन साथ में कुछ वेस्ट भी होता है, एनर्जी का कुछ वेस्ट भी होता है। अगर आप फैन को जाके टच करोगे, बहुत देर से अगर चलेगा, तो फैन में हीटिंग देखने को मिलता है। जब आप लाइट को देखोगे तो लाइट भी हीट तो होता ही है, चलो ठीक है, लेकिन ज्यादा वेस्टेज के कारण रेफ्रिजरेटर में भी हीटिंग फील होगा। तो एक तरह से वेस्टेज एज ए हीटिंग जो है आप कंसीडर कर सकते हो कि कुछ यूजफुल हो जाता है, कुछ वेस्ट चला जाता है। ये नेचुरल फिनोमिना होता है एनर्जी यूटिलाइजेशन का, ठीक है। मुझे चाहिए कि हीटिंग इफेक्ट, कि कोई इलेक्ट्रिक करंट कितना हीट प्रोड्यूस कर सकता है, मुझे उसके बारे में जानना है। तो मैंने क्या किया कि रेदर देन कोई फैन, लाइट या कुछ भी लगाने के बजाय मैंने एक सिंपल रजिस्टर लगा दिया। मुझे ये जानना है कि यहां पर ये कितना, अब जब कुछ भी नहीं रहेगा, फैन या लाइट कुछ भी, वो तो सारा का सारा हीट ही प्रोड्यूस करेगा ना। इफ देयर इज नो यूजफुल वर्क, समझो आप, हीट का मतलब ये एनर्जी जो प्रोवाइड कर रहा है उसमें दो चीज हो रहा है। अगर ये जीरो हो जाएगा तो सारा का सारा क्या होगा, हीटिंग will be the outcome of इलेक्ट्रिक करंट। तो उस एनर्जी या इलेक्ट्रिक करंट के सप्लाई का जो आउटकम रहेगा पूरी तरीके से हीटिंग ही रहेगा। तो अब अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो काम चल जाएगा, लेकिन कैलकुलेट करेंगे कैसे? अब यहां से जो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, तो रेदर देन हमें एनर्जी पे फोकस करने के बजाय हम फोकस करने लगते हैं पावर पे। क्यों पावर पे, समझते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे घर में फैन चला, तो फैन कितने देर के लिए चला, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे। अब उस कंटेक्स्ट में हम लोग कंज्यूम करते हैं ना, आप बिजली का बिल भी देते हो तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूम, मतलब इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जो है उसको ऑब्जर्व करते हो ना, कि इसने कितने देर तक चला, इतना टाइम तक चला, तो इसने इतना एनर्जी कंज्यूम किया होगा, ठीक है, किलोवाट आवर। दैट इज द रीजन एनर्जी को हमें क्या करना रहता है, एनर्जी कितने टाइम में, मतलब टाइम के कंटेक्स्ट में एनर्जी को जब हम लोग मेजर करते हैं, यही होता है हमारा पावर। तो रेदर देन एनर्जी को फिगर आउट करना, हम लोग शिफ्ट होते हैं पावर को समझने, मतलब पावर मुझे पता करना है कि पावर कितना कंज्यूम हो रहा है। ओके, नाउ इसका वैसे यूनिट होता है वॉट। वॉट का मतलब, एनर्जी का मतलब हो गया जूल, और टाइम का मतलब सेकेंड। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जहां पे किलो वाट आवर वगैरह। अब उसके बाद आप लोग मैनेज कर लोगे, चिंता मत करो, क्वेश्चंस वगैरह पहले हम लोग इसका कुछ एक कंक्लूसिव फॉर्मूला या फिर कुछ ऐसा डेवलप कर ले, ताकि इजी वे से हम लोग पता कर सके कि डायरेक्टली एनर्जी जो है आपका कितना हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आई कैन राइट लाइक, हमें पता है कुछ फॉर्मूले हमने पहले से ही पढ़ रखा है, जैसे कि जो करंट होता है Q बाई टी, है ना, चार्ज बाई टाइम, इसका हम लोगों भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। V हमें पता है I, V इज इक्वल टू आई आर, वो तो ओम का है। हमें पता है वोल्टेज जो है, वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज होता है वो आपका वर्क को ही एनर्जी भी कहते हैं, एनर्जी अपॉन क्यू, यही था चार्ज, सही है। तो अब मैं थोड़ा इसका मदद लेता हूं, मैं वर्क या एनर्जी की जगह क्यू वी लिख दूं, मैं पावर इज इक्वल टू वर्क, यानी कि वर्क की जगह मैं ये लिख रहा हूं, मैं इक्वेशन 1 कर दे रहा हूं इसे। चलो, ये इक्वेशन हमारा 2 है और ये हमारा 1 है, इनका इस्तेमाल करते हैं कुछ। तो मैं लिख सकता हूं वर्क की जगह वोल्टेज इनटू चार्ज क्यू अपॉन टाइम, यही है ना, चार्ज अपॉन टाइम। चेक करो, कोई डाउट? ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पावर को। सी, हम लोग किस चीज को इस्तेमाल करेंगे, जो इसके अंदर हो रहा है उसी को, और जो अब तक हम लोगों ने बेसिक फॉर्मूला पढ़ रखे हैं। नाउ हमें, अगर हम लोग इसको ऑब्जर्व करें Q बाई टाइम को, तो मैं इसकी जगह करंट लिख सकता हूं।
तो मैं कह सकता हूं पावर जो है आपका डायरेक्टली, पावर जो है वोल्टेज और करंट दोनों का प्रोडक्ट होगा। याद रखना अभी हम लोग ओम्स लॉ नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओम्स लॉ जो है, अब आपको एक कंफ्यूजन ऐसा क्रिएट हो सकता है, V इज इक्वल टू आर आई आर होता है, तो V यहां पे प्रोपोर्शनल है I के, और यहां पे तो V और I एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ध्यान रखना अच्छे से, ये हम लोग रेजिस्टेंस जब हमारा कांस्टेंट है उस सिचुएशन में हम लोग कंसीडर करते हैं, तो अभी मैं इसका इस्तेमाल कर नहीं रहा हूं, ठीक है। यहां पे हम लोग पावर के कंटेक्स्ट में यूज कर रहे हैं, तो ऐसे डाउट में मत जाना, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट, यानी कि V इंटू आई, पावर मुझे पता करना है। इतना हो गया। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जूल। जूल ने क्या किया कि जो ओम्स लॉ था, ओम्स लॉ का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो जूल ने क्या किया, जूल साइंटिस्ट थे, जूल यूज्ड ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का इन्होंने इस्तेमाल किया, और ओम्स लॉ के हिसाब से हमारा क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, हमें पता है। इसका मैंने इस्तेमाल किया, तो क्या हो जाएगा, V की जगह पावर इज इक्वल टू दैट इज I स्क्वायर इंटू आर, सही है। पावर इज इक्वल टू I स्क्वायर इंटू आर, कोई डाउट, I दो बार हो जाएगा यहां पे, एक करंट, ठीक है, गुड। अब ध्यान से समझो, हमें पता करना है हीटिंग इफेक्ट। क्या पता करना है, हीटिंग इफेक्ट, ठीक। एंड वी नो दैट कि हमने किसी भी तरीके का यूजफुल वर्क नहीं ले रहे हैं, मींस कोई वर्क नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, तो सारा का सारा जो पावर आप सप्लाई कर रहे हो, पावर जो आप सप्लाई कर रहे हो, यानी कि एनर्जी जो आप सप्लाई कर रहे हो, एक मिनट थोड़ा मैं मिटा दूं इसको, तब ज्यादा बेहतर तरीके से बताएगा। देखो पावर हम लोगों का क्या आया, पावर हम लोगों का जो फॉर्मूला आया, पावर इज इक्वल टू, एक तो वी आई, सिंपल वी आई। अब जब हम लोगों ने जब ओम्स लॉ का इस्तेमाल कर लिया, तो ओम्स लॉ के बाद पावर इज इक्वल टू, यानी V इज इक्वल टू आई आर आई, ठीक है। पावर इज इक्वल टू हो गया I स्क्वायर आर, ये ध्यान रखना। एंड वन कंडीशन वी नो दैट कि हम लोग किसी भी तरीके का यूजफुल वर्क नहीं कर रहे हैं, हमें पता है पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, और क्योंकि एनर्जी कहीं से भी जो है हम लोग यूजफुल, देयर इज नो यूजफुल वर्क मीन्स अगर हम लोगों ने एक रजिस्टर लगा रखा है, ठीक है, एक रजिस्टर हमने लगा रखा है, तो ये रजिस्टर पूरी तरीके से किस में कन्वर्ट कर रहा है, इसको बस हीट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। जो भी यहां पे यूटिलाइज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, हीट भी एक तरीके का एनर्जी है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एक तरह से हीट एनर्जी अपॉन टाइम, और ये इज इक्वल है I स्क्वायर आर के, सही है। इसको किसने इस्तेमाल किया था, जूल ने। किसने इस्तेमाल किया था, जूल, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे। इनका बहुत चीजें पढ़ना पड़ेगा आपको, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग करोगे तो फिर तो खैर। H इज इक्वल टू, फाइनली मैं हीटिंग इफेक्ट को बोल रहा हूं, H दैट इज हीट एनर्जी, या कह लो इसको हीटिंग इफेक्ट, या इसको आप कह लो हीट एनर्जी। तो मैं ये लिख सकता हूं I स्क्वायर आर टी। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब इसके इफेक्ट को जूल ने कैसे बताया कि जो आप एनर्जी देते हो सर्किट में, ठीक है, एनर्जी
सप्लाई इन सर्किट, जो एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, कन्वर्ट इनटू हीट, कन्वर्ट इनटू हीट इज, अब हीट एक तो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। आप देखो, अगर मैं रेजिस्टेंस को कांस्टेंट मान लूं कि रेजिस्टेंस इसमें कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा, टाइम को मैंने कांस्टेंट मान लिया कि फॉर द फिक्स टाइम के लिए सप्लाई करेंगे, तो सारा का सारा डिपेंड किस पे करता है, आई स्क्वायर पे। अभी मान लो आप 2 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो हीटिंग कितना है, मान लो हीटिंग प्रोड्यूस हो रहा है 4 जूल। वहीं अगर मैंने 4 कर दिया तो 4 एम्पियर। आप सोच के देखो ना, आप पहले इसको फील करो। आप करंट का मतलब ये हो रहा है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, है ना। अगर ये बढ़ा तो इसके चार्जेस और भी ज्यादा सप्लाई हो रहे हैं। इन जितने ज्यादा चार्ज, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ज्यादा कोलिजन होगा आपस में, उतने ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ही हैवी लेवल का हीट। तो ये जो प्रोपोर्शनल में जा रहा है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि थोड़ा सा भी अगर आपने करंट पड़ा इंक्रीज किया ना, तो हीटिंग इफेक्ट जो है उसका स्क्वायर दिखेगा, है ना। मींस उसका जो है जितना वैल्यू आप कर रहे हो उसको स्क्वायर कर दो, उतना वैल्यू में दिखेगा। चलो, अब आपने क्या किया, आपने जब मान लीजिए करंट और टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया, तो आपका हीटिंग इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आर से। ये कैसे, मतलब अगर रेजिस्टेंस हाई हुआ, रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि इट शोज द, एक तरीके से अपोज करना, अपोज द फ्लो ऑफ करंट। इसका मतलब क्या हुआ, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा इसको इस यहां से यहां पास होने में, हाई रेजिस्टेंस के कारण, हाई रेजिस्टेंस के कारण जितना ज्यादा इसे टाइम लगेगा उतना ही ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, है ना। एंड तीसरा है हमारा इसी तरह से टाइम, कि जितना टाइम लगेगा इसमें उस कंडक्टर में जहां पे वायर लगा हुआ है, जितने देर तक इसमें करंट रहेगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। एक सिंपल कंक्लूजन है। सो आपको फॉर्मूला समझ में आया। हम लोग हीटिंग इफेक्ट को ये भी लिख सकते हैं, आई आर की जगह क्या लिख दें, क्योंकि ये इसकी जगह है तो हम लोग वी आई टी लिख दें, वी आई टी लिख सकते हैं। चेक करो, आई आर की जगह आपका, एक आई आर की जगह हो गया वोल्टेज और एक करंट, एक टाइम, तो ये भी आप लिख सकते हो। कुछ और भी लिखे इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं, V इंटू क्यू, दैट इज चार्ज, क्योंकि क्यू अपॉन टाइम इंटू टाइम, टाइम कैंसिल हो गया। तो ये काम आता है जब क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करते हैं ना, तो वहां पे काम आता है इसका यूटिलाइजेशन में, है ना। तो एक दो क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और बेहतर समझ में आएगा, तो इसको मिटाते हैं। ओके, तो ये फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम्स एनर्जी एट अ रेट ऑफ 840 वॉट। ये पावर दिया हुआ है, पावर गिवन है 840 वॉट। इसका मतलब ये हो गया कि हर एक सेकंड ये 840 एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। इज एट द मैक्सिमम रेट, मतलब जब ज्यादा से ज्यादा, देखो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी का मतलब ये हो गया कि इस टाइम पे करंट बहुत ज्यादा सप्लाई हो रहा होगा और रेजिस्टेंस जो है कम या ज्यादा जो भी हो, उस टाइम पे हमें यही बताना है कि वोल्टेज दिया हुआ है, ये मैक्सिमम रेट वाला सिचुएशन है, और 360 वॉट दूसरा जब लो है पावर, तो उस टाइम पे 360 वॉट जो है कंज्यूम हो रहा है। तो ये हो गया आपका मिनिमम रेट पे और ये हो गया आपका मैक्सिमम रेट पे। इन दोनों ही सिचुएशन में करंट और रेजिस्टेंस बताना है हर एक केस में। तो मैक्सिमम रेट दोनों के लिए वोल्टेज सेम है, मैक्सिमम रेट, और एक हो गया आपका मिनिमम रेट। हमें पावर पता है, पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये हम लोगों ने पढ़ रखा है।
नाउ V इस दोनों के लिए कांस्टेंट है, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। नाउ इसमें देखो आप I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू P बाई V, मीन्स पावर आपका हो गया मैक्सिमम के लिए 840 अपॉन 220, है ना। नाउ I से निकल गया, अब इसे कैलकुलेट कर लेना। I मिल गया तो आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V बाई I, यानी 220 बाई जो भी वैल्यू है आप निकाल लेना, हमें रेजिस्टेंस मिल गया इस सिचुएशन में। और दूसरा यहां पर P इज इक्वल टू V है, I इज इक्वल टू P दैट इज 360 अपॉन 220। यहां पे करंट कम हो जाएगा इसके कंपेयर में, एंड R इज इक्वल टू V 220 बाई जो भी I का वैल्यू है आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। बुक में वैसे दिया हुआ है, ये एग्जांपल का ही क्वेश्चन है। गुड, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन, 100 जूल हीट इज प्रोड्यूस्ड, मतलब ये एक सर्किट है, ठीक है। इस सर्किट से 100 हीट जो है 100 जूल प्रोड्यूस हो रहा है, जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। इसका रेजिस्टेंस यानी कि ये रोक रहा है 4 ओम, अपोज कर रहा है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, हमें भी बताना है ऑफ द रजिस्टर, ठीक है, हमें बताना है। तो हम लोगों को पता है कि H इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट इज इक्वल टू I स्क्वायर आर टी। अब ये कह रहा है ईच सेकेंड, यानी कि टाइम दिया हुआ है 1 सेकेंड, मीन्स H इज इक्वल टू I स्क्वायर आर। हमें पोटेंशियल डिफरेंस बताना है ना, तो एक बार हमें यानी कि V इज इक्वल टू आई आर होता है। वंस वी गेट द वैल्यू ऑफ I तो काम हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू लिख सकते हैं रूट H अपॉन R। H कितना है हमारा 100 जूल, R कितना है हमारा, कहा गया 4, सो 5 एम्पियर हमें क्या मिल गया, करंट। तो वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 दैट इज 20 वोल्ट, सही है ना। 4 5, हाँ ठीक है, 20 वोल्ट। आई होप कि यही होगा वैल्यू, चेक कर लेना आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉर्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर नॉट ग्लो व्हाइल हीटिंग। कॉर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया ताकि एक नया टर्म है आप क्लियर रखो कि इसका मतलब क्या होता है। यार ये कैसे क्लीन होगा, रुको ये वाला करा के फिर इसको क्लीन करते हैं थोड़ा। ओके सी, ये हमारा मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक हीटर है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक हीटर है और ये इसका कनेक्टिंग वायर, यहां से पावर सप्लाई हो रहा है ना। जो ये कनेक्टिंग वायर है इन्हीं को कहा जाता है कॉर्ड, कनेक्टिंग वायर इन्हीं को कहा जाता है कॉर्ड। और वायर हमारे यूजुअली क्या होते हैं, या तो कॉपर के होते हैं या फिर एल्यूमिनियम। और कॉपर और एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस जो है क्या होता है, कम होता है। तो यहां से बहुत ही फास्ट आई जो है मूव हो जाता है, करंट बहुत फास्ट मूव हो जाता है। अब आ जाओ इलेक्ट्रिक हीटर पे। ये जो हीटर है इलेक्ट्रिक हीटर, इनके जो ये जो वायर लगा हुआ है, वायर क्या मतलब आप कह सकते हो, क्या बोलते हो उसको, कॉइल है इलेक्ट्रिक हीटर में। ये कॉइल का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, जैसे नाइक्रोम वायर है ना, इनके जो रेजिस्टेंस है बहुत ज्यादा है। अब अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो ज्यादा अपोज करेगा करंट फ्लो होते वक्त, तो ज्यादा अपोज करेगा तो मींस करंट बहुत ही धीरे धीरे यहाँ पे फ्लो होगा, धीरे धीरे फ्लो होगा, तो वो हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा। और हीटिंग होने के कारण एक तो ये जो वायर होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ऐसा नहीं कि आसानी से, ये हाई मेल्टिंग पॉइंट के कारण ये ग्लो करने लगते हैं, बट ये ग्लो नहीं करता क्योंकि इसमें बहुत तेजी से करंट फ्लो हो जाता है। गेट माय पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 9600 कूलम्स ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 50। हमें ये दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है,
Q दिया हुआ है 9600 कूलम और पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 50। बताना क्या है? हीट जनरेटेड यानी कि यही फॉर्मूला H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। नाउ आई आर को मैं लिख सकता हूं, एक आई आर को तो ये लिख सकता हूं ना, V इंटू आई इंटू टी लिख सकता हूं। आई को मैं लिख सकता हूं V इंटू क्यू बाई टी, तो T से T कैंसिल कर दो, डायरेक्ट V इज इक्वल V इंटू क्यू के फॉर्म में रख दो वैल्यू डायरेक्ट। क्या हो जाएगा? 9600 इंटू 50, और क्योंकि ये हीट है तो ये जूल में आएगा आंसर। तो कितना हो गया? ये हो जाएगा 10 पावर 3, ऐसे कर दो, 10 पावर 3 मत करो, 3 को हटा दो तो ये किलो जूल कर देंगे, किलो जूल। इसको मल्टीप्लाई कर दो, 0 30 58, तो ऐसे कर लो 4.8 मेगा जूल। ठीक है, किलो जूल 10 पावर 3, मेगा जूल 10 पावर 6। ये सब धीरे धीरे अपने आप समझ में आने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.5, क्वेश्चन नंबर 5 है इसमें कि रेजिस्टेंस दिया हुआ है 20, आई दिया हुआ है 5, टी दिया हुआ है 30 सेकेंड, हीट बताना है। सिंपल यही फॉर्मूला लगा दो डायरेक्ट। आई का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर इंटू 20 इंटू टी 30 सेकेंड, कितना हो जाएगा? 25 इंटू 600, सो 150 या 15 किलो जूल कर लेना। ठीक है, कैलकुलेट करके देख लेना। इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। कुछ बेसिक एप्लीकेशन समझ लेते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे घर में तो सारे के सारे जो भी अप्लायंस यूज होते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो जैसे एग्जांपल के लिए एक बल्ब ही ले लेते हैं। बल्ब की अगर हम लोग बात करें, है ना, बल्ब की अगर बात करें तो बल्ब में जो फिलामेंट होता है, जो कॉइल्ड रहता है, इसको बोलते हैं बेसिकली टंगस्टन होता है। क्या होता है? टंगस्टन। ठीक है, टंगस्टन। अब इस टंगस्टन का जो है रेजिस्टेंस हाई होता है, तो यहां पर जो भी करंट जाएगा स्लो प्रोसेस होगा, तो यहां पे हीट क्रिएट करेगा, तो इस वायर में हीट होने लगता है। अब ये बल्ब कवर्ड क्यों होता है? रीजन सोचो, अगर ये ना लगाओ तो फिर क्या होने लगेगा? इस कॉइल पे जो है ऑक्सीजन यानी कि ऑक्साइड होने लगेगा। ये ऑक्साइड का एक लेयर बन जाएगा। ऑक्साइड का लेयर का मतलब ये हो गया कि इसका थिकनेस बढ़ जाएगा, पूरा इसका थिकनेस बढ़ जाएगा। थिकनेस अगर बढ़ गया इसका, तो ये फर्दर रेजिस्ट करेगा। वैसे तो टंगस्टन की बात करें तो इसका रेजिस्टेंस मतलब मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए कब ये ब्रेक करेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3000 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, पर बड़ा पतला सा वायर रहता है। ठीक है, इतना तक ना पहुंचे, एक सर्टेन लेवल का हीट क्रिएट हो तो ये फिर ब्रेक हो जाता है। तो हमें क्या करना रहता है? हमें बस उसे ग्लो कराना है। तो मैंने लगा दिया एक आउटर स्ट्रक्चर, आउटर कवर, इसके अंदर कुछ गैस भर दिया जो रिएक्ट ना करे। अब रिएक्ट जैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कौन? हमारे इन्वायरमेंट में 70% से ज्यादा तो नाइट्रोजन है, तो हमने इसमें नाइट्रोजन फिल कर सकते हैं, या कोई ऐसा जो इनर्ट गैस हो, आर्गन भी चलेगा, इजी अवेलेबल जो होगा वही। तो ये क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा कि किसी तरीके का ऑक्साइड लेयर फॉर्म ना हो और इजी वे से करंट फ्लो हो, अपना इलेक्ट्रिसिटी चलता रहे। यहां तक क्लियर है? गुड। अदर अप्लायंस की बात करें, हमें क्योंकि हमारा जो सर्किट है, घर का सर्किट है या कहीं का भी बहुत ह्यूज सर्किट होता है, तो उसको प्रॉपर वे से प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग फ्यूज इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज क्या होता है? फ्यूज बेसिकली बहुत ही थिन वायर होता है। ठीक है, यही कॉपर और एल्युमिनियम, जिसमें अगर एक सर्टेन लेवल से ज्यादा करंट हुआ तो हीट प्रोड्यूस होगा और ये ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा कि अगर करंट मोर हुआ, अगर ज्यादा हुआ एक सर्टेन लेवल से, तो ये जो फ्यूज जो है ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने का मतलब ये हो गया कि जो टोटल सर्किट है वो ब्रेक हो जाएगा।
सर्किट ब्रेक हो गया तो एक बार सप्लाई बंद हो जाएगा, क्योंकि करंट तो उसी में फ्लो होगा ना, जब वो क्लोज सर्किट में वर्क करेगा। तो जैसे एग्जांपल के लिए एक हम लोग कोई भी एक अप्लायंस मान लीजिए है जो पावर कंज्यूम कर रहा है लगभग 1000 वाट का, किलोवाट का, ठीक है, और यहां पर वोल्टेज है 1000 वाट, यहां पर वोल्टेज है मान लीजिए 220 वोल्ट का, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसमें करंट कितना फ्लो होगा, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू V इंटू आई, तो आई कितना होगा, आई 1000 अपॉन 220, सो समवेयर अराउंड 5 वोल्ट होगा, सॉरी 5 एम्पियर होगा। तो मुझे बस एक ऐसा जो है वायर लगाना है पूरे सर्किट में। अच्छा, सर्किट लगाएंगे, ये फ्यूज लगाएंगे कहां पे, सीरीज कनेक्शन में, ताकि ये इंश्योर करे कि करंट जो है इससे फ्लो होना ही पड़ेगा इसको। दैट इज द रीजन। जैसे हम लोग कोई चीज अगर पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में से दूसरा रास्ता मिला तो चला जाएगा, हमें इसे सीरीज में लगाना ताकि इससे तो फ्लो हो ही। और जो उसका कैपेसिटी यानी कि जो आप कह सकते हो, तो हम लोग वायर में मतलब फ्यूज जो लगाएंगे वो ऐसा हो कि 5 एम्पियर से ज्यादा अगर करंट फ्लो हुआ उसमें, मतलब इतना पतला लगाएंगे इस बात को इंश्योर करके, है ना, प्रॉपर्टी वगैरह पता करके। ये तो हमें पता ही है, बी तो फिक्स है, आई आर के हेल्प से रेजिस्टेंस वगैरह निकाल के हम ये पता कर सकते हैं। तो मुझे इतना इसको थिन रखना है इस तरह से कि जैसे ही 6 एम्पियर अगर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमारा पूरा जो सारे के सारे अप्लायंस है वो बच जाते हैं। दैट इज द रीजन फ्यूज का बड़ा ही सिग्निफिकेंस रोल होता है। तो अप्लायंस के हिसाब से पूरा जो प्रोडक्ट होता है उसी में फ्यूज लगा रहता है। घर के हिसाब से आप फ्यूज डिसाइड कर सकते हो कितना उसका थिकनेस और कितना थिन होना चाहिए, ताकि अगर एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ करंट हो तो फिर एट दैट टाइम दे मेल्ट आउट, वो सारे के सारे क्या हो जाए, फ्यूज जो है मेल्ट आउट हो जाए और हमारा सारा जो है चीजें प्रोटेक्ट हो जाए। तो फ्यूज के मेल्ट होने से सर्किट ब्रेक हो जाएगा, सर्किट के ब्रेक होने से करंट सप्लाई रुक जाएगा। इसको मिटाते हैं हम लोग और पावर का एक और फॉर्मूला डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, बट इसको डिस्कस करने से पहले कुछ कंसेप्ट थोड़ा सा और उसको फाइन कर लेते हैं। हमें पता है पावर क्या है, हमारा पावर इज इक्वल टू वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट, है ना। इसको हम लोग ओम्स लॉ के हेल्प से और भी कुछ कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज वी को आई आर लिख दिया तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, या अगर आई को मैं कन्वर्ट कर दूं तो मैं कर सकता हूं वी अपॉन वी स्क्वायर हो जाएगा अपॉन आर, ये भी हो जाएगा, है ना। नाउ इसके यूनिट के पॉइंट, हमें पता है कि पावर का यूनिट होता है 1 वॉट। हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिकल पावर, वी नो कि पावर का यूनिट वॉट होता है, और ये हो गया वोल्ट, एंड आई हो गया आपका एम्पियर। तो मुझे अगर वॉट को डिफाइन करना हो इलेक्ट्रिकल पावर के कंटेक्स्ट में, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 वॉट जो है वो रिप्रेजेंट करता है द पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस कैरीज, एक ऐसा डिवाइस जो 1 एम्पियर करंट को कैरी कर रहा है, एंड अक्रॉस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। वो मेरा क्या होगा, 1 वॉट। तो ये तो थियोरेटिकल एस्पेक्ट है, ठीक है, कोई इश्यू नहीं, क्वेश्चंस वगैरह आएंगे तो सॉल्व करेंगे। बट अगर हम लोग रियल लाइफ में देखें तो हम लोग यही कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना कंज्यूम हुआ, और वो भी उसको भी टाइम के कंटेक्स्ट में कि तुमने 10 घंटे वो एनर्जी कंज्यूम किया था कि 12 घंटे किया था कि जो भी था। हमें पता है जो हम लोग इलेक्ट्रिकल पावर अगर यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम, यही होगा। तो अगर मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बोलूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं लिख सकता हूं
इलेक्ट्रिकल पावर इनटू टाइम, लिख सकता हूं। इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट क्या होता है? वॉट। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। बट जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की बात करते हैं कि तुम्हारे घर में जो भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, मान लीजिए रेफ्रिजरेटर है, एसी है, तो वो कितने सेकेंड नहीं कितने घंटे चला था, है कितने आवर्स चला था। तो जब इतने बड़े टाइम फ्रेम में आप कंसीडर करोगे तो फिर वॉट की बजाय आप किलो वॉट यूज करो। तो यूजुअली हमें देखने को मिलता है किलो वॉट आवर। तो अगर मैं इसको जैसे को हम लोग किलो वॉट का मतलब क्या हो गया, ये 1000 वॉट ये हुआ, और आवर का मतलब हो गया सेकंड में 3600 सेकंड, और वॉट सेकंड ये हमारा क्या है? जूल। यानी कि अगर मैं इसको करूं तो 3.6 कर दूं, एंड ये 300 इंटू 10 पावर 6 जूल, 6 जूल एनर्जी जो है, जूल का मतलब ही क्या हो गया? वॉट सेकेंड। 3.6 इंटू 10 पावर 6 जूल, या फिर मेगा जूल एनर्जी, 3.6 मेगा जूल एनर्जी कंज्यूम हुआ। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गया। अगर हमें जो है किलोवाट आवर के फॉर्मेट में लेना है तो हमें ये चीज ध्यान रखना है। ठीक, गुड। इसको मिटाते हुए इसके क्वेश्चंस को करते हैं। ये क्वेश्चंस जो हम लोगों ने लिख रखा है, क्वेश्चंस इजी हैं, आप कर सकते हो, नॉट बिग डील। एक सेकेंड। तो इन क्वेश्चंस को जरा सॉल्व करते हैं। वैसे तो इजी है, आपके एग्जांपल में ही दिया हुआ है, आप कर सकते हो। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट ऑफ जनरेटर। एक बल्ब है, कनेक्टेड है, एंड द करंट इज 0.5 एम्पियर। पावर बताना है, पावर इज इक्वल टू V इंटू आई। वोल्ट दिया हुआ है 220 इंटू 0.50 एम्पियर, यानी कि उसके अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है बल्ब के अंदर, ये चीज है। ये हो गया 110 वॉट ऑफ पावर। ठीक है, वोल्ट और एम्पियर सीधे दिया हो, ज्यादा कुछ अलग से है नहीं। तो उस बल्ब का कितना पावर है? 110 वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर रेटेड 400 वॉट ऑपरेट्स 8 आवर। 8 घंटे तक वो ऑपरेट कर रहा है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज के लिए? 30 डेज के लिए इसका एनर्जी कितना कॉस्ट होगा, जहां पे 1 किलोवाट आवर का प्राइस है 3 रुपया। ठीक है, तो हम लोग एनर्जी कंजम्पशन निकालते हैं। ठीक, एनर्जी रेफ्रिजरेटर का एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया हुआ है? 400 वॉट। 400 वॉट इंटू टाइम। टाइम कितना दिया हुआ है? 8 घंटे डेली चल रहा है, मींस हम लोग एनर्जी कंजम्पशन पर डे कर रहे हैं। ठीक है, हर दिन वो 8 घंटे चल रहा है, 8 आवर्स पर डे। यही हुआ। ये हो गया कितना वॉट है, तो इसको हम लोग किलो वॉट में कन्वर्ट कर ले तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 8 किलो वॉट आवर। आवर को ऐसे ही रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा 3.2 किलो वॉट पर डे। किलो वॉट आवर पर डे, यहां पे आवर हो जाएगा, ये किलो वॉट बन गया। ठीक है, किलो वॉट आवर पर डे। ठीक है, अब ये 30 दिन तक कितना होगा? फॉर 30 डेज, फॉर, यानी ये क्या है? एक दिन में, 1 डे में 3.2 किलो वॉट ये क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है रेफ्रिजरेटर फॉर 30 डेज। तो दोनों तरफ से 30 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 डे इज इक्वल टू 30 इंटू 3.2 किलो वॉट। टोटल कितना हो गया? 669 मीन्स 96 किलो वॉट 30 डेज में। अब ये कॉस्ट क्या बोल रहा है? कॉस्ट ये कह रहा है
कि 1 किलोवाट आवर का कॉस्ट है ₹3। तो 96 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। 96 किलोवाट आवर का कितना हो जाएगा? 96 इंटू 3, ये हो गया 24, 294 रुपीज। तो आप किसी भी अप्लायंस का जो है कॉस्ट निकाल सकते हो इस क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि वो कितना जो है आपके बिल पे कितना चार्ज करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक मोटर है 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, हमें बताना है पावर ऑफ मोटर। पहला चीज तो पावर ऑफ मोटर V इंटू आई, सेम पावर आई कितना है 5 और 220 इंटू 5, तो ये हो जाएगा पावर ऑफ मोटर आपका हो गया 0 वाट, या आप कर सकते हो 1.1 किलो वाट। अब एनर्जी कंजम्पशन बताना है तो किलोवाट आवर भी बता देते हैं। एनर्जी कंजम्पशन सेम, पावर इनटू टाइम, तो पावर कंजम्पशन कितना हो रहा है 1.1 किलोवाट इनटू टाइम, कितने देर के लिए? 2 आवर्स के लिए। 2 आवर्स के लिए कितना हो जाएगा? सो 2.2 किलोवाट आवर, इतना एनर्जी हमारा क्या हो रहा है? कंज्यूम हो रहा है। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं एक्सरसाइज के, उनके हम लोग देखते हैं, अगर मैं आज कर सकता हूं तो कर सकता हूं, नहीं तो हम लोग उसको कल डिस्कस करेंगे, और अगर कल डिस्कस करेंगे तो उसके लिए फिर थैंक यू, बाय।